बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। जैसा इसके नाम से ही झलक रहा है इक्वी पोटेंशियल, मतलब ये वो सरफेस होते होंगे जिनके हर पॉइंट पे क्या होता होगा, पोटेंशियल सेम होता होगा। तो उन्हीं सरफेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। डेफिनेशन थोड़ा सा रट्टा मारने जैसा है। इसकी खास बात यह है कि यही सेम सेगमेंट नाम बदल करके एक और जगह आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाएगा, वहां वेव फ्रंट के नाम से इस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है सब बच्चों ने। ये पूरा का पूरा टॉपिक मतलब अच्छे से याद होना चाहिए आपको। सेम डेफिनेशन, सेम टाइप, सारा कुछ सेम पढ़ाया जाएगा वहां आपको, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना प्लीज। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो डेफिनेशन अगर आप इसका दें तो आप इसे बोल सकते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस पे लाइंग करने वाले वो पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, और उस तरह के सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब आप यहां लोकस शब्द पे फोकस करें। लोकस मतलब आपको 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में बहुत पढ़ाया गया होगा। लोकस मतलब पाथ, रास्ता। अब आप इमेजिन करिए कि जैसे मैंने आपका बोर्ड एक क्या कंसीडर कर लिया, सरफेस कंसीडर कर लिया। इनफैक्ट इट्स ए सरफेस इन वर्टिकल प्लेन। तो इस सरफेस पे मैंने कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स ए और बी ले लिए, और अब अगर मैं ए को बी के साथ ज्वाइन करता हूं तो ये क्या है, ये रास्ता ही तो फॉलो किया मैंने कोई भी। लोकस मतलब क्या है, पाथ फॉलोड या रास्ता। यही सेम चीज जब आपको मैं वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट के नाम से पढ़ाऊंगा तो वहां आप ये डेफिनेशन को कुछ ऐसे बोलेंगे, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स in a medium which are at the same distance from the source। तो आप उसको क्या बोल देंगे, वहां वेव फ्रंट बोल देंगे। यहां हम उस चीज को क्या बोल रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं। तो आपको ये डेफिनेशन एज इट इज लर्न हो जाना चाहिए भाई। अब मैं आपको बताता हूं कि जनरली ये जो 11th या 12th क्लास में जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस में कितने तरह के इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमें पढ़ने हैं। इसके जो टाइप्स हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहला जो टाइप है उसको मैं बोलूंगा क्या, प्लेनर इक्वी पोटेंशियल, प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। वो कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, या किस चीज के कारण पैदा होते हैं। तो एक चीज आप ये नोट करिए, ये किसके कारण पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं ड्यू टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी रीजन में क्या हो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उस रीजन में जो पोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, उनकी जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी बेटा, वो प्लेनर होगी। इसका मतलब ये है, इसका और मतलब कुछ नहीं है। मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आपको कुछ ऐसे करके गिवन है। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए, सबसे पहला टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स सपोज ई गिवन होगा इस रीजन में, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, इस रीजन में कोई भी दो पॉइंट्स लेट्स सपोज आपने इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट क्या ले लिए, ए और बी ले लिए ऐसे करके। और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो सेम है। हालांकि अगर मैं यहां क्या ले लेता, एक तीसरा पॉइंट सी ले लेता जिसकी दूरी बेशक क्या हो, बराबर हो, तो आपको क्या पढ़ाया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में कि पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू, बट पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन व्हाट, द पोटेंशियल ऑफ सी। पोटेंशियल ऑफ बी इज अगेन ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ सी। अगर इस तरीके से आप इसको देखें, आपने क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां से कहां फ्लो करता है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई, ये आपको ऑलरेडी समझ में आता है और ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद क्या है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। मतलब आप ये इमेजिन करिए अब आप कि इस लाइन पर अगर बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हो, ये बहुत सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो इन सारे के सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो तो सेम है। मतलब अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर को आ रही हैं और इस पूरे रीजन में आ रही हैं, और ये मैंने क्या ले लिया,
ये मैंने क्या ले लिया, एक वर्टिकल प्लेन में ये वाला सरफेस ले लिया, तो इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, सेम है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। मतलब इसी चीज को अगर आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा करके आपकी किताबों में दिखाया जाता है। मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं कि कैसे प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो ज्योमेट्री है वो ड्रॉ कर दिया जाता है। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आपको ये कुछ ऐसा दिखाई दिया, ये मैंने बनाया कुछ नहीं है, बस एक प्लेन बनाया है इसके अंदर, मतलब एक सरफेस लिया है मैंने इसके अंदर। ये देखिए, ये वही लाइन है जिस पॉइंट के ऊपर क्या, जिस लाइन के ऊपर क्या लाई कर रहे थे, ए पॉइंट और बी पॉइंट, या ये वही प्लेन है जिसपे कौन लाई कर रहे थे, ए और बी लाई कर रहे थे। तो मतलब इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस इस रीजन में ड्रॉ करना चाहें तो लेट्स सपोज मान लीजिए आपने ऐसे करके ये वाला सरफेस ड्रॉ कर दिया, ये वाला सरफेस, इस सरफेस के भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। बट आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि क्या इस सरफेस का पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल सेम है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए अभी सर ने आपको ए पॉइंट और सी पॉइंट यहां अलग अलग जगह पर लेकर के दिखाया, सर ने यहां बी पॉइंट भी लिया था अब आपके लिए। अब आपको ये तो पता है कि पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ बी क्या है, वो बराबर है, लेकिन पोटेंशियल ऑफ ए क्या है, पोटेंशियल ऑफ सी से ज्यादा है, पोटेंशियल ऑफ बी भी पोटेंशियल ऑफ सी से क्या है, ज्यादा है। मतलब ये अपने आप में एक यूनिक क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये अपने आप में क्या है, एक दूसरा यूनिक क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ, ये दोनों हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन इन दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। आप इस चीज को समझिए। तो इस तरह के शेप के जो पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आप इस चीज को समझिए, ये गलती मत कर दीजिए कि आप इसको भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, इसको भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, और बोलने लगे कि जो सरफेस वन आपने लिया, लेट्स सपोज मैं इसका नाम सरफेस वन रख देता हूं, इसका नाम क्या रख देता हूं, सरफेस टू। तो आप ये चीज मानिए कि जो पोटेंशियल ऑफ सरफेस वन है यहां इस केस में, वो ज्यादा है किससे, पोटेंशियल ऑफ सरफेस टू से। हाँ, ये दोनों अपने आप में इंडिविजुअली क्या हैं, वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। और ऐसा जो इनका ज्योमेट्री आता है वो किसके कारण आता है, वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इनका ज्योमेट्री ऐसा आता है। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो आता है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। चलिए वो भी पढ़ते हैं, और वो किस चीज के कारण पैदा होते हैं ये भी जानेंगे उस बारे में। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये पैदा किस चीज के कारण होते हैं, ये पैदा होते हैं बेटा ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज या चार्जेस लिख सकते हैं, ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। मतलब अगर किसी रीजन में क्या है, एक अकेला कोई भी, लेट्स सपोज मैं क्या बोलता हूं बेटे आपको, मैं बोलता हूं कि लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इस रीजन में। तो आप इमेजिन करिए कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे पास होंगी इससे। आप इसको ऐसे ड्रॉ करिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इससे कुछ ऐसे करके पास होंगी, कुछ इस तरीके से पास होंगी। ठीक है जी, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। पिछले केस में भी मैंने आपको क्या किया था, प्लेनर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाया था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही थी पिछले केस में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहां जो ये फील्ड लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, द फील्ड ड्यू टू ए क्या,
आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, जिसकी की सिमेट्री मैंने आपको उसी टाइम बताई थी जब ये पढ़ाया था। इसकी सिमेट्री कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। अब आपको यहां भी समझ आएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। तो ये जैसा कि आपने क्या मान लिया, ये आपका एक प्लस क्यू चार्ज है। लेट्स सपोज बेटा मैं आपको बोलता हूं कि इस तरफ को आर दूरी पर इस लाइन के अलोंग आपको इस पॉइंट चार्ज से क्या लिखना है? इसका पोटेंशियल लिखना है इस पॉइंट का। तो आप इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते थे पॉइंट चार्ज के कारण, दैट इज कितना? के क्यू बाई कितना? आर। चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सेम चीज बोलता हूं कि अगर आप आर दूरी इधर चलते तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बताइए, तो आप अगेन इसको भी क्या लिख देते? के क्यू बाई आर लिख देते। मैं आपको यहां बोलता कि आप इस पॉइंट चार्ज से कितना चले? आर दूरी पर चले, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, तो आप यहां भी अगेन क्या बोल देते कि पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई आर है। तो क्या अब आपको ये नजर आ रहा है कि किसी भी आर दूरी पर अगर मैं किसी भी तरफ जाऊंगा, किससे? पॉइंट चार्ज से, तो जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? वो सेम आएगा। और इस सेम पोटेंशियल के सारे पॉइंट्स को अगर मैं क्या कर दूंगा? ज्वाइन करते हुए एक लोकस ड्रॉ कर दूंगा, रास्ता ड्रॉ कर दूंगा, पाथ ड्रॉ कर दूंगा, तो वो जो पाथ होगा वो क्या कहलाएगा? वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। The locus of all the particles or all the points of a medium which are at the same potential is called an equipotential surface। तो असल में आपको डेफिनेशन जो है वो अब यहां से समझ आया होगा कि हाँ यार, यहां से अगर आर दूरी किसी भी डायरेक्शन में आप चलते हैं, मान लीजिए आप आर दूरी इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो इस पॉइंट का भी आप क्या पोटेंशियल लिखते हैं? आप इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं सिंपली कितना? के क्यू बाय आर। तो ये वो सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जिनका की पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो आप यहां ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि लेट सपोज मैं अगर किसी भी R1 दूरी पर जाऊंगा, कहां से? पॉइंट चार्ज से, तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा? एक सरफेस आ जाएगा। और इसकी जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी? वो स्फेरिकली होगी, क्योंकि फील्ड लाइन जो है वो सिर्फ इस प्लेन में ही नहीं फैल रही हैं, वो बाहर को भी फैल रही हैं और वो अंदर को भी फैल रही हैं। आप इमेजिन करके देखिए। तो ये एक क्या बन गया आपके पास? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे ही अगर आप किसी R2 दूरी पर जाएंगे यहां से, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास क्या ड्रॉ हो जाएगा? एक दूसरा स्फीयर ड्रॉ हो जाएगा, जिसकी की रेडियस लेट सपोज ये कितनी होगी? R2। छोटे वाले की रेडियस लेट सपोज क्या मान ली आपने? R1 मान ली। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बट अगेन फिर से वही बात कि क्या दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का पोटेंशियल सेम है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां जो पोटेंशियल है इस वाले सरफेस 1 का, वो क्या है? ज्यादा है किससे? कि सरफेस 2 से। तो यहां पोटेंशियल ऑफ सरफेस 1 इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ सरफेस 2। आप इसको यहां से भी देख सकते हैं कि जितना आर दूरी आप ज्यादा दूर जाते जाएंगे पॉइंट चार्ज से, उतना ही उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। हाँ, ये दोनों कहलाएंगे क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इस पे कोई भी दो पॉइंट लाई कर रहे हो, ऐसे ए और बी मान लीजिए, तो वो क्या है? वो दोनों सेम पॉइंट पे हैं, लेकिन ए यहां लाई कर रहा है, बी यहां लाई कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगेन आपसे ये सवाल पूछ लिया, तो VA इज इक्वल्स टू क्या? VB। और VA इज ग्रेटर देन व्हाट? VC। एंड VB इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्या? VC। आपको ये चीज क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। आप यहां ऐसा इमेजिन करिए कि अगर यहां पॉजिटिव चार्ज की बजाय क्या होता? नेगेटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है अंदर की तरफ। तो उस केस में क्या हो जाता? फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ऑफ सरफेस 2 हैज टू बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ क्या? सरफेस 1। और अगर फिर मैं उसी तरीके से पॉइंट्स A, B और C लेता, तो मैं उस केस में ऐसा तो बोल सकता था कि पॉइंट A और पॉइंट B का पोटेंशियल क्या है? सेम है। लेकिन उल्टा हो जाता अपने लिए, पोटेंशियल ऑफ C ज्यादा हो जाता किससे? पोटेंशियल ऑफ A से। पोटेंशियल ऑफ C ज्यादा हो जाता किससे? पोटेंशियल ऑफ B से। बट याद रखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं आपके लिए? एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं। ये जो मैंने इधर को समझाया, ये किसके लिए है? ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए है। आप समझिए इस चीज को।
सीखा क्या हमने? सीखा ये कि जो कोई भी एक पॉजिटिव पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो या नेगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो, तो उसके कारण जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं उनका सिमेट्री कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। आप ये चीज नोट करिए। इसके बाद तीसरे पे चलते हैं। तीसरे का नाम है भाई सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं हम बात करेंगे। तो थर्ड टाइप है जी अपना, टाइप नंबर 3 है सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये किसके कारण पैदा होते हैं? ये पैदा होते हैं जी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी अगर आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो ज्यादा बढ़िया है, डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप ऐसा बोलिए। अब आपने ऐसा पढ़ा था, देखिए कैसा पढ़ा था कि आपने एक रोड या वायर लिया था, ऐसे करके एक रोड या वायर लेते थे आप, जिसपे कि लेट्स सपोज मैं बोलता हूं अभी के लिए कि ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसका कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको क्या गिवन होता था? लैम्डा कूलम पर चार्ज गिवन होता था। ठीक है जी। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, सबसे पहले तो आप यही नोट करिए पीछे के सेगमेंट में जाकर के कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता था वो कितना पैदा होता था। फिर आपको मैं बताता हूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होता था ये किस फॉर्मेट में होता था। वो इस फॉर्मेट में होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती थी, कुछ ऐसे। आप बनाइए इनको, पहले मैं बना देता हूं आपके लिए सब, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती थी। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, आप ध्यान करके देखिए समझ आएगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ना, पैदा यहां से हो रही है, इनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट यहां है। अब आप ये मत सोचिए कि ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट होंगी। आप देखिए ध्यान से कि इधर की जो लाइंस हैं वो इधर जा रही हैं, वो इधर जा रही हैं, और इधर के लाइंस क्या हैं, इधर जा रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, मतलब अवे होगा इससे। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होते हैं। तो अब आप इमेजिन करिए कि इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, किस शेप के होंगे? वो सिलिंड्रिकल शेप के होंगे। मतलब आप इससे कितनी भी आर दूरी पर, लेट्स सपोज कोई भी आर दूरी पर जाकर के आपने क्या लिया, ऐसे करके आप आर दूरी पर चले गए, इससे आर दूरी पर आप चले गए, ये आर दूरी हो गया। ठीक है जी। तो आर दूरी पर जाकर के आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि ऐसे कुछ सिलिंड्रिकल टाइप का क्या बनेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ऐसा कुछ करके, ऐसे कुछ करके। ठीक है जी। अब आप और बड़ी दूरी पर चले जाइए, लेट्स सपोज मान लीजिए आप यहां चले जाते हैं, तो आप देखते कि कुछ इस तरह का क्या बन गया होता, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया होता भाई। बड़ा जाते जाएंगे, बड़ा होता जाएगा, बनने क्या है, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फिर वही बात कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूं। तो किसके सरफेस पे ज्यादा पोटेंशियल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ? इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू व्हाट, पोटेंशियल ऑफ सरफेस 2। बट आपको बस इनकी सिमेट्री देखनी होती है, इन्हीं के ऊपर बेसिस सवाल भी आपको आते हैं बहुत सारे। अब आप इसमें क्या नोट करिए, बहुत ज्यादा अच्छी चीज जो नोट करने वाली है वो ये नोट करने वाली है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इनकी हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपके किताब में लिखी होंगी। वो प्रॉपर्टीज आप बस ऐसे ही ओरली सुन लीजिए मेरे से, और आपको नोट करनी है वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक तो आपको तीनों ही केसेस में आपको ये समझ आया होगा, जैसे इसके बचे हुए पोर्शन से ही समझा देता हूं, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्या,
परपेंडिकुलर टू एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आप नोट करिए, देखिए यहां भी ये जो रेड लाइंस हैं ये क्या दिखा रही हैं आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और आप इसमें से, इसमें नहीं, मैं बोलता हूं आप स्फेरिकल वाले डायग्राम में भी देखिए, उससे पहले जो मैंने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पढ़ा है उसमें भी देखिए, यू विल फाइंड कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है जी, वो परपेंडिकुलर होती है। ये चीज नोट करने वाली है। इसी के ऊपर बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। बस लगना कुछ नहीं होता उस क्वेश्चन में, लगना ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमेशा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर होता है। दूसरी एक बात कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving a point charge or in moving a charge from one point to another point on the same equipotential surface is क्या, जीरो, is zero। ये क्यों जीरो, क्योंकि वर्क डन तो आप कब करेंगे, जब क्या होगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल का कुछ वैल्यू क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो दोनों के दोनों v इनिशियल और v फाइनल क्या है, सेम है। तो v इनिशियल माइनस v फाइनल क्या आएगा आपका, जीरो। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको, अगर एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप एक पॉइंट चार्ज को क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो आपको कितना वर्क डन करना होगा, वो जीरो वर्क डन करना होगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या करना हो, पॉइंट चार्ज को मूव करवाना हो तो भी वर्क डन जीरो आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आप ऐसा इमेजिन करिए कि ये कोई भी क्या है, एक प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसे करके, और ये एक दूसरा प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर आप इस सरफेस पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या करते हैं, एक चार्ज को मूव करते हैं, तो जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा इस केस में, वो कितना होगा, वो जीरो होगा। बिकॉज ये क्या है जी, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो v इनिशियल माइनस v फाइनल अपना कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम one point to another point on an same equipotential surface is always be equal to zero। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, लेट्स सपोज कोई पॉइंट C है, अब आप पॉइंट चार्ज को या तो A से C मूव करवा रहे हैं या B से C मूव करवा रहे हैं, तो अब आपका वर्क डन जीरो होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि यहां का पोटेंशियल क्या हो गया आपके लिए, इनिशियल हो गया, यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब डिपेंड ये करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रहा है या फिर इसका उल्टा ऐसे फ्लो कर रहा है। आप समझिए इस बात को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एक ये प्रॉपर्टी हो गया। ये तीन चार प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के कॉन्सेप्ट से हमें क्या भी आते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डील भी करने होते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।